हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 3। इसमें इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है कि एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। इस पे m और 2m दो मासेज हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल हैं बेसिकली। तो ये एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी F4 से और ये भी F4 से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है। अब किसी समय t पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये कहाँ पे मिलेंगे इनिशियल पोजीशन से, वो बताना है। m से कितना डिस्टेंस पे वो मिल पाएंगे, कॉलिजन होगा और वो मिल जाएंगे। तो ये बताना है कि ये डिस्टेंस क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कंपटीशंस में। तो आप इसमें कैसे पता करेंगे कि मिलेंगे कहाँ पे। आप इसमें इसके फोर्स लगाओगे, फिर एक्सीलरेशन पता करोगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे। तो क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं लेसन कौन सा, सेंटर ऑफ मास का, तो ये दोनों पार्टिकल मिलेगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे। क्यों? क्योंकि इस पे इनिशियली जो एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल, वो क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब कि इनिशियल कंडीशन में जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो टोटल मास लिखते हैं और पोजीशन। तो इसको आप मान लीजिए ओरिजिन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एम का क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस 2m का डी सेपरेशन है तो डी, तो ये आपको आ गया 2md डिवाइडेड बाई 3m। और यहाँ पे m और m कैंसिल आउट, तो आपको एक सेंटर ऑफ मास आ गया 2d/3। तो कहने का मतलब कि ये इनिशियल कंडीशन या ओरिजिन से या m से इतना डिस्टेंस पे, यही जो है x नॉट लिख देते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहेगा। इसका मतलब है कि कॉलिजन के बाद ये कहाँ पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। जब कॉलिजन होगा, जब मिलेंगे तो निश्चित तौर पे यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि तब भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहना चाहिए। तो इनिशियल में जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, फाइनली जब मिलेंगे तब भी वहीं पे रहेंगे। तो अब फाइनली जहाँ पर भी वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ओरिजिन हमारा ये है, ये जो भी डिस्टेंस होगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के बराबर। इसलिए कि जब हम इसको फिर सेंटर ऑफ मास पता करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। फाइनली अगर सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें कि अब कहाँ पे है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में। और रेस्ट में अभी सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी है, आपको जब ये दोनों कॉलिजन के बाद मिलेंगे तब भी वहीं पे मिलना चाहिए। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये एक्स नॉट डिस्टेंस पे मिलते हैं, तो एम और 2m, हम क्या लिखेंगे, एम एक्स नॉट और 2m भी वहीं पे आ गया और डिवाइडेड बाई 3m। तो आपको क्या मिल जाएगा, एम एक्स नॉट, ये हो गया 3m एक्स नॉट अपॉन 3m। तो ये एक्स नॉट के बराबर ही आया, ये एक्स नॉट का इक्वल ही आएगा। हमारा एक्स नॉट कितना आया था, 2d/3। तो कहने का मतलब इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो और ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे कोलिजन करेंगे, तो आप चुपचाप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लें फर्स्ट सिचुएशन में ही, डी या 2d जो भी दिया हुआ है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। तो लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो अगर बहुत सारा पार्टिकल है, एन पार्टिकल है, ये एन पार्टिकल का सिस्टम है, तो हर एक पार्टिकल का अपना मास है और अपना एक मोशन है, स्पीड है। अगर ये सब मोशन कर रहे हैं, ये है m1, ये है m2, ये है m3, इस तरह से m4, और सबका स्पीड होगा v1, v2, v3 समथिंग v4।
अगर ith पार्टिकल के बारे में हम विचार करें तो इसका मास लिखेंगे mi और इसका स्पीड या वेलोसिटी कितना हो जाएगा vi। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमने पिछले लेसन से सीखा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला था RCM को लिखते थे 1/m समेशन ऑफ mi ri, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा था कि किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन इस तरह से निकालते थे, और ये XCM हो गया। फिर इसी तरह से हम लिखते थे VCM, तो VCM भी होता था 1/m समेशन ऑफ mi vi, ऐसा लिखते थे, ठीक है। और फिर इसी लिखते थे ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/m समेशन ऑफ mi और ACM AI, सॉरी, इस तरह। तो VCM में आप देखिए यहाँ से कि इसको हम क्या लिखते हैं कि कैपिटल M टोटल मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi। ये हम नोट डाउन करेंगे, वो यहाँ पे यूज होने वाला है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0 है, तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहेगा। तो इसका जब हम मोमेंटम लिखना चाहें, इसका हम मोमेंटम लिखना चाहें इन पार्टिकल का मोमेंटम, तो मोमेंटम को क्या लिखेंगे, पी वेक्टर से लिखते हैं जो होता है एम और भी से। लेकिन यहाँ पे एन पार्टिकल है तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई ith पार्टिकल का, और फिर सबको सम करेंगे। या ith पार्टिकल का मतलब क्या है कि एम आई भी आई, और एम आई भी आई इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल M भी सी एम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको रिजल्ट आया कि P इक्वल टू एम भी सी, P इज इक्वल टू कैपिटल M भी सी एम, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही आपको पता है कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल क्या है, 0। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है VCM वो क्या होगा, कांस्टेंट। इनिशियली अगर 0 में है, रेस्ट में सेंटर ऑफ मास, तो फाइनली 0 में। इनिशियली अगर उसका वेलोसिटी मान लो V0 है, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास का V0 ही रहेगा। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब P पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कब, सेंटर ऑफ मास जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो डेट इज इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल then linear momentum of system is constant. This is known as conservation of linear momentum. ये हो गया, यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। अब इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस है जिसका मान लीजिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m मास है। ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जब फोर्स लगता है तो उससे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल या एक न्यूक्लियस दो अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक तो कैपिटल M मास का बड़ा सा मिल गया आपको न्यूक्लियस, रिमेनिंग न्यूक्लियस, एक दूसरा स्मॉल m का मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल। इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया, T इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन था, और T टाइम पे ये डिसइंटीग्रेट हो गया।
जिसका मास m था। अब ये अगर स्मॉल v से इधर जा रहा है और ये कैपिटल V से, तो कैपिटल V का वैल्यू कितना होगा? कहने का मतलब कि ये दो पार्टिकल में ब्रेक हो गया। अगर एक पार्टिकल का दिया हुआ है आपको मास और वेलोसिटी, तो दूसरे पार्टिकल का क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये तो इंटरनल फोर्स के कारण ही ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पे क्या है? इंटरनल फोर्स आऊंगी, इंटरनल फोर्स का एक्शन है यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पे? 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। अगर सोचेंगे भी तो क्या यहाँ से इसका ओवरऑल mg डाउनवर्ड में काम करेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n काम करेगा, लेकिन ओवरऑल ये रेस्ट में, तो ये सारे फोर्स 0 हो जाए। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चलेगा। तो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे देख लीजिए p इनिशियल, तो m प्लस स्मॉल m इंटू 0, और देख लेते हैं फाइनली एट t पे p फाइनली। तो इस पूरे सिस्टम का देखेंगे m प्लस m का, तो स्मॉल m का क्या लिख देंगे? स्मॉल m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V, ये होगा। तो ये दोनों होना चाहिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल से P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल था 0, P फाइनल है स्मॉल m v और कैपिटल M और कैपिटल V। तो कैपिटल V का वैल्यू हमें पता करना था, तो देयरफॉर कैपिटल V इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस m बाई कैपिटल M स्मॉल v। कहने का मतलब कि अगर ये स्मॉल v वाला जो है पोर्शन, अगर ये जाएगा x में, ये x एक्सिस में जाएगा, तो ये किधर जाएगा? निगेटिव का मतलब है बाई एक्सिस में जाएगा। ये x एक्सिस में अगर डिसइंटीग्रेट होकर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बाई एक्सिस में। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इस तरह से आप यूज करेंगे, और ये आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो तो ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू।